वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन परीक्षा से ठीक 18 दिन पहले हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्न अब लाए जा रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण एनालिसिस कर और रिसेंटली परीक्षा का पूरा ऑब्जर्वेशन कर आप लोगों के सामने ये प्रश्न लाए जा रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल सुपर फास्ट नॉन स्टॉप। यहां पर ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी, जिसको हम विद्यार्थी कहते हैं, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर हम सीधे तौर पर कहेंगे कि आपके जो विद्यार्थी होते हैं, आपके जो शिक्षार्थी होते हैं, उनकी कमियों को जांचने के बाद आप किस प्रकार का यहाँ पर परीक्षण करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। विकल्प जो यहाँ पर डी दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 2 सर, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। ओके, वो किस विधि का अनुपालन कर रही है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही है, तो मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग कर रही है। तो सीधे तौर पर सर जवाब क्या होगा, तो वो व्याकरण अनुवाद विधि का यहाँ पर क्या है, उपयोग कर रही है। विकल्प जो यहाँ पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। सर प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी मराठी में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है सर, प्रश्न नंबर 3 क्या बनता है। देखिए प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है, जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 की फरवरी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देखेंगे संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता पर ये आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसको हम सारांशीकरण कहते हैं। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा यहाँ पर वो सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि संक्षिप्त रूप से लिखने की इस योग्यता को सारांशीकरण कहा जाता है, जिसमें मुख्य विचारों को बनाए रखते हुए अनावश्यक और बारीक विवरणों को हटा दिया जाता है। इसको हम सारांशीकरण कहते हैं। आपका पहला विकल्प सही रहेगा, ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक विश्लेषण का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं सर 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपका यहां पर विकल्प जो सी सही होगा। बिल्कुल कोश विषयक, बिल्कुल कोश विषयक सही होगा सर। आंसर की में बी बताया गया है, लेकिन यहां पर विकल्प सी सही रहेगा सर। ऑप्शन सी सही रहेगा, कोश विषयक। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। स्पष्टीकरण देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि तुलनात्मक विश्लेषण में सामान्यतः ध्वन्यात्मक, अर्थगत और वाक्यगत पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ध्वन्यात्मक स्तर पर भाषाओं की ध्वनियों की तुलना की जाती है। अर्थगत स्तर पर शब्दों और वाक्यों के अर्थों का अध्ययन होता है। वाक्यगत स्तर पर वाक्य संरचना और व्याकरणीकरण व्यवस्था की तुलना की जाती है। ये सभी भाषा की संरचना और प्रयोग से सीधे जुड़े हैं। लेकिन
कोश विषयक पक्ष मुख्य रूप से शब्दकोश शब्द संग्रह से संबंधित होता है। यह तुलनात्मक विश्लेषण के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं माना जाता है और इसलिए विकल्प प्रश्न के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका सी वाला सही होगा। हमने बी बताया था, आपको सी विकल्प यहाँ पर क्या है सर, आपका सही विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 सर, पांचवा प्रश्न है कि वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। वाणी का अर्थ होता है दोस्तों, जब हम जो बोलते हैं उसको हम वाणी कहेंगे या आवाज़ भी इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए, वाणी की गति, शब्दों का चयन, वाणी की शैली या फिर मुखरता, 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए सही विकल्प होगा वाणी की शैली, क्योंकि बोलने वाले की शैली कैसी है दोस्तों, इस पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पर विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको 6 सितंबर को देखने के लिए मिलेंगे उसका संपूर्ण एनालिसिस कर ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाया। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण में बताया गया कि वाणी की अभिव्यक्तियों का सबसे प्रभावशाली मूल्यांकन वाणी की शैली है, वाणी की शैली के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इसमें बोलने का ढंग, भाव, स्वर का उतार चढ़ाव और प्रस्तुति की प्रभावशीलता शामिल होती है। हालांकि शिक्षण और भाषा मूल्यांकन परीक्षा जैसे कि सीटेट में इस प्रश्न के संदर्भ में मुखरता, सावक या वाणी की शैली को मुख्य विकल्प माना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से सही विकल्प है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था होती है दोस्तों, उसमें लचीलापन होना चाहिए। 4 विकल्प, 4 पर्याय आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और इसका जो मेन रीजन है वो होता है दोस्तों कि इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती है। विकल्प भी सही रहेगा सर ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 सर, 7वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और सीटेट फरवरी 2026 में यह प्रश्न भी पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है, प्रश्नों को समझ लेना है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प जो यहां पर डी रहेगा, समझ के साथ पठन आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 8वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए प्रभावशाली संप्रेषण को लेकर प्रश्न पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर आहे। हा प्रश्न आपण मराठीमध्ये सुद्धा पाहिला होता, हाच प्रश्न आपण मराठीमध्ये सुद्धा पाहिला होता मित्रांनो, आणि तोच प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी हिंदीमध्ये विचारलेला आहे की प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है पहले दूसरे की बात को सुनना। जब आप सामने वाले की बात को जब तक सुनेंगे नहीं, आप प्रभावशाली तरीके से वहां पर संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 9 सर 9वां क्वेश्चन है। प्रश्न 9 पूछा गया है कि अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शन 2 सही होगा कि वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। मतलब यहां पर जो विकल्प 2 दिया गया है, ऑप्शन जो 2 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, हमारा राइट विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए प्राथमिक स्तर के अगर बच्चे हैं और अगर आप एज अ टीचर उनका लेखन कौशल उन पर विकसित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन पर उनको लिखने के लिए देंगे। मतलब विकल्प जो यहाँ पर सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो सही होगा, क्योंकि बच्चे को आप उसके व्यक्तिगत जीवन के लिखने के बारे में बताएंगे तो बच्चा ठीक ढंग से लिख पाएंगे। विकल्प सी जो रहेगा सर आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों महाटेट 2026 और सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन
को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। ओके, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है, प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर की में इसका उत्तर जो है दोस्तों वो निदानात्मक आकलन दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर की में बताया गया है। आप लोगों को पता है पहला ही जो क्वेश्चन है हमने निदानात्मक आकलन को लेकर किया है दोस्तों कि इस उद्देश्य के लिए सही विकल्प बी होगा। निदानात्मक आकलन है शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं, उनकी विशेष कठिनाई और सीखने की कमियों की सटीक पहचान करके उन्हें उचित अवलंबन मतलब सहायता प्रदान करने के लिए निदानात्मक आकलन सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसलिए हमारा विकल्प जो बी रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा। सर प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर है। चलिए, बिल्कुल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। देखिए कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर ही सारी चीज़ें सीख पाता है। आपका पहला विकल्प सही है। ओके, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो देखिए व्याकरण को कोई महत्व प्राथमिक में नहीं दिया जाता है, मतलब आपका 2 गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा सर कि पहला सही है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो सही विकल्प होगा। क्योंकि देखिए अगर आप बात करेंगे सर का आपने तर्क को गलत बताया, क्यों गलत है? तो देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में व्याकरण को एक कठोर या अलग से अभिन्न अंग के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि भाषा के संदर्भ में ही व्यावहारिक रूप से इसका परिचय कराया दिया जाता है। अंत ए और आर दोनों ही कथन शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से सटीक नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आंसर की में पहले कथन को इन्होंने सही बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। सर प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? अब देखिए पठन पूर्व गतिविधि के लिए कौन सा नियम या कौन सा विकल्प सहायक है? सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। सही विकल्प होगा अनुमान लगाने का कार्य, मतलब विकल्प जो यहाँ पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। क्योंकि अनुमान लगाने का कार्य जब छात्र पाठ के शीर्षक, चित्र या मुख्य शब्दों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि कहानी या लेख किस बारे में हो सकता है, तो वह पठन पूर्व गतिविधि कर रहे होते हैं। इससे उनकी उत्सुकता और समझ बढ़ती है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 14। चलिए 14वां जो क्वेश्चन है सर, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सर यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए यहाँ पर भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। देखिए बोझिल नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल नहीं हो सकती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ये भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो गया। तो देखिए भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक और रुचिकर हो, ये वाला विकल्प सही रहेगा। ऑप्शन 3 सही रहेगा सर। विकल्प जो 3 दिया गया है वो यहां पर हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो के संदर्भ में मतलब संचय का आकलन के बारे में सही नहीं है? देखिए सर पोर्टफोलियो को लेकर यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम को प्रमाण प्रदान करता है। जी हाँ, प्रमाण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, डेफिनेटली करता है। यह विद्यार्थियों को चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन विकल्प डी बता रहा है कि पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में किए जाने वाला आकलन है। एक बार में किए जाने वाला आकलन यहाँ पर गलत बताया गया है। मतलब विकल्प जो डी रहेगा
सर ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे अपडेट प्रश्न संच अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 18 दिन का वक्त बचा है। तो कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन सेट को कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है दोस्तों। और हमारी जो क्वेश्चन सेट होते हैं, हमारे जो प्रश्न संच होते हैं वो हर परीक्षा के लिए अपडेट होते हैं, नए से तैयार किए जाते हैं उसी परीक्षा के लिए जिस परीक्षा को आप दे रहे हो। तो यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2 पैक बनाए गए दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए आपको यहां पर 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जिसमें मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी, मतलब 5 विषय यहां पर 50 क्वेश्चन सेट आपको दिए जाएंगे 499 रुपए में दोस्तों। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की यहां पर मिलने वाली है 100 रुपए में, मतलब मराठी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पे सेट विथ आंसर की, हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, इस तरीके से 50 क्वेश्चन पेपर आपको 499 रुपए में पेपर 1 के लिए दिए जाएंगे दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग प्रश्न संच बनाने का रीजन ये है कि डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, उसको ध्यान में रखकर यहां पर आप लोगों के लिए प्रश्न संच बनाए गए। साथ ही साथ पेपर 2 की बात अगर आप करेंगे दोस्तों तो इसमें भी आपको मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पेडागोजी, इस प्रकार से 40 क्वेश्चन सेट यहाँ पर 399 रुपए में मिलने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे और सभी सब्जेक्ट में आपको आंसर की, सभी क्वेश्चन सेट में आपको आंसर की दी गई है दोस्तों, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर देना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक हमने आपके लिए बनाया दोस्तों। सिर्फ 699 रुपए में आपको पेपर 1 के 50 क्वेश्चन सेट, पेपर 2 के 40 क्वेश्चन सेट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर बनाए गए। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में अब 18 दिन बचा है, अब आपको यही पढ़ना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो सीधे सीधे आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा है, लिमिटेड वक्त है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है सर, इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसको आप परचेस करेंगे। पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये प्रश्न संच यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना और तुरंत आपको ये अपडेट प्रश्न संच जिसको हमने 6 सितंबर 2026 के लिए सीटेट की परीक्षा के लिए बनाया दोस्तों, वो आपको तुरंत भेज दिए जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, परीक्षा में 18 दिन बचा है। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई दोस्तों तो इस प्रकार की पढ़ाई कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो पास हो जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक कीजिए। सर प्रश्न है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? अब देखिए, बच्चा जब परस्पर अंतर क्रिया करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा तो डेफिनेटली उसका भाषा विकास जो है वो तेजी से होगा ही। विकल्प 1 सही रहेगा सर, विकल्प 1 यहाँ पर क्या है सही होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 17 की भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत तो डैश डैश से संबंधित है। चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन जो यहाँ पर चॉम्स्की दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होने वाला है दोस्तों। इससे फास्ट वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके काम की बातें होती है। सर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? तो देखिए, पाठशाला, विद्याशाला, विद्यालय सब सीखने की चीज़ है, लेकिन लोकशाला यहाँ पर क्या है अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द है। मतलब विकल्प जो 1 रहेगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि कच्ची पक्की इमारतें में कच्ची पक्की क्या है? अब देखिए दोस्तों, कच्ची पक्की इमारतों में जो कच्ची पक्की है वो विशेषण है, विशेषण है, बिल्कुल जी हाँ विशेषण है। ऑप्शन जो 1 रहेगा सर, विकल्प जो 1 रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि बहुत दूर, ओके बहुत दूर, इस वाक्य में दूर क्या है? देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको व्याकरण के संदर्भ में परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 विकल्प आपको यहाँ पर भी दिया गया है दोस्तों। और बात करेंगे आप बहुत दूर में कि दूर क्या है, तो सर ये क्रिया विशेषण है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही रहेगा। विकल्प जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं दोस्तों, हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए रोजाना सामने ला रहे हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि सीटेट के बाद जो टीएटी होने वाली है दोस्तों, नवंबर में बताया जा रहा है कि अनुमानित टीएटी की परीक्षा हो सकती है। हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स से, छोटे नोट से, आप इसको जेरोक्स कर आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, हिंदी,
मराठी और बाल मानस शास्त्र, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए आपको नोट्स यूज होंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। आप लोगों को पता है डिफिकल्टी लेवल का फर्क होता है। सिर्फ 399 रुपये में आपको ये टीईटी के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कर लेने के बाद ये तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे 100%, क्योंकि नवंबर में अगर टीईटी होती है दोस्तों तो पढ़ने के लिए हमको उतना वक्त मिल जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश और अपडेट नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है महाटेट 2026 के लिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।